हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? थ्री पैरेलल लाइंस L1, L2, L3 are drawn in a plane such that perpendicular distance between L1 and L2 is 3 and L2 and L3 is also 3। मतलब दोनों के बीच में L1, L2 और L2, L3 दोनों ही के बीच में डिस्टेंस है वो बराबर है और तीनों लाइन पैरेलल चल रही है ना, इक्वल डिस्टेंस के। अब क्या है, एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर ABCD इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट ए जो है L1 पे लाई कर रहा है, बी जो है वो L3 पे लाई कर रहा है, L3 मतलब नीचे, सबसे नीचे वाली लाइन पे, और सी जो है वो L2 पे लाई कर रहा है। तो आपको स्क्वायर का एरिया बताना है, मतलब चौथे पॉइंट डी की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, या हो सकता है आपको निकालना पड़े। एनीवे अपन तो ड्रॉ करके देखते हैं डायग्राम, तो ही समझ में आएगा कि चल क्या रहा है अभी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं तीनों लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है L1, ये है L2, ठीक है, और एक और क्या है L3। ये तीन लाइन मैंने सबसे पहले तो ड्रॉ कर ली। ठीक है, नाम भी देते हैं इनको। ये है L1, ये है L2 और ये है L3। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो ये बोल रहा है कि मेरा एक पॉइंट है ए, वो L1 पे लाई कर रहा है, ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है दैट इज बी, वो L3 पे लाई कर रहा है। तो मैं यहां कहीं पे मान लेता हूँ, लेट्स से ये पॉइंट बी है, ठीक है, L3 पे एक एंगल से बना लिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इनको ज्वाइन करूं ऐसा कुछ, हाँ, तो अब जो सी की लोकेशन आएगी वो क्या आना चाहिए, वो इसी लाइन के परपेंडिकुलर आना चाहिए, और किससे इंटरसेक्ट करना चाहिए, L2 से। तो मैं कोशिश करता हूं कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं जो कि इसी लेंथ के बराबर। तो ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब देखो ड्रॉ में भी वो दोनों ऑलवेज ऑलमोस्ट इक्वल दिख रही है, तो ये दोनों लेंथ कुछ बराबर सी दिख रही है कुछ, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अब मेरे को क्या बताना है, एरिया बताना है। तो सिंपली मेरे को ए बी या बी सी में से कोई भी एक लेंथ पता करना है। लेंथ पता करने के लिए मेरे को पाइथागोरस थ्योरम क्लिक करती है इन जनरल, और इसमें पाइथागोरस क्लिक करना भी चाहिए क्योंकि लाइंस पैरेलल है। स्क्वायर के बीच का एंगल भी क्या होता है मेरा 90, और यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो भी राइट ट्रायंगल फॉर्म कर पा रहा हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम तो क्लिक करना ही चाहिए, मतलब ये पहली चॉइस है। बाकी होगा या नहीं होगा वो बात में, पर पहली चॉइस तो यही बन रही। तो देखो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 बना रहा है। एक परपेंडिकुलर यहां से भी ड्रॉ किया तो ये भी 90 बना, और ये तो 90 बना ही रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी एंगल चेसिंग लगाता हूँ। एंगल चेसिंग आपको पता हो तो बहुत सिंपल होता है। एक एंगल अगर मेरा 1 है, एक 90 है, मैं क्या करता हूँ, एक एंगल को 1 मान लेता हूँ और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे एंगल को 2 मान लेता हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों का सम कितना हो जाता है, 90। अब देखो ये तो 90 है ही सही, बचे हुए दोनों एंगल का सम भी कितना होना चाहिए, 90। इसमें से एक 2 है तो दूसरा एंगल 1 होगा। अब ये 90 है ना, ये लाइन से जो बन रहा है वो 90 है, एक 1 है, तो ऊपर वाला सी पे जो बन रहा है ये भी कितना हो जाएगा, 2। 1 2 1 2, ठीक है। अगली चीज, ये डिस्टेंस कितनी है, 3। L1 और L2 के बीच की डिस्टेंस है 3, ये डिस्टेंस भी कितनी है, 3। तो अब देखो इस हिसाब से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 3, है ना, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 6, यहां से यहां तक। इतना समझ में आ गया होगा। अब आप देखो ये वाला ट्रायंगल पहला और ये वाला ट्रायंगल दूसरा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं मेरे को। कैसे दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। कैसे, अगर मैं इनको कंपेयर करने जाऊं
तो मैं इसको कोई पॉइंट मान लेता हूँ, लेट्स से x, और इसको मान लेता हूँ y। तो मैं ट्राइंगल कंपेयर कर रहा हूँ, ट्राइंगल AXB और ट्राइंगल BYC, इस तरीके से। तो इसमें जो लेंथ है मेरी AB और BC, इसकी लेंथ AB और अगले वाले की BC, ये दोनों लेंथ बराबर हैं क्योंकि वो स्क्वायर की लेंथ है। और एक तो 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर है ना, x और y, इस तरीके से। ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो ये 90 90 बराबर हो गया। फिर एंगल 1 जो कि इस तरफ एंगल A को बता रहा है, और इस तरफ का एंगल 1 जो कि एंगल B को बता रहा है, ये बराबर। तो अब जो अपना ट्राइंगल क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी आ रही हैं, जो AX है वही BY के इक्वल होगी, और जो BX है वो CY के इक्वल। तो इस हिसाब से जो AX लेंथ आई है वो कितनी हो जाएगी, 6, और जो BX लेंथ है वो CY कितनी है, 3। तो ये 3 आ गई। तो अब मेरी क्या है, 2 लेंथें आ गई हैं। अगर मैं पहले वाले, ये 3 आ गया, अब मैं AXB ट्राइंगल देख रहा हूँ, AXB, इसमें परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है, तो मैं हाइपोटेनियस पता कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहीं से अपन हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, दैट इज AB² इक्वल टू AX² प्लस BX², और AX की वैल्यू कितनी पता है, 6, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इट इज 36 प्लस 9, और ये हो जाएगा 45। तो साइड का स्क्वायर दैट इज एरिया, तो एरिया भी कितना आने वाला है, 45। ठीक है, होपफुली ये चीज समझ में आ गई हो। एरिया, इस बार एरिया निकालना था, स्क्वायर का निकालना था, क्या यूज किया है, पाइथागोरस। कैसे यूज किया है, कॉन्ग्रुएंसी से मैंने लेंथ पता की है ना। तो देखो लेंथ पता करने के कई तरीके होते हैं, तो इस बार मैंने जो तरीका अपनाया है दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। मैं इस तरीके से भी सोच सकता हूँ कि रोटेशनली ये वाला ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल मैंने दूसरे ट्राइंगल पे रख दिया, शिफ्ट कर दिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोटेशन या शिफ्टिंग, द शिफ्टिंग ऑफ फिगर। ठीक है ना, बहुत काम आता है कॉन्ग्रुएंसी में। ठीक है, अगर आप पाथफाइंडर लगा रहे हो तो कई क्वेश्चन इस मेथड के थ्रू जरूर जाएंगे। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, उसमें क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AC एक साइड दी हुई है एंड इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल में वो इंस्क्राइब्ड है, कौन, ट्राइंगल, मतलब जो सर्कल है वो है सरकम सर्कल, है ना। इंस्क्राइब कौन है, ट्राइंगल। कभी कभी क्या होता है लैंग्वेज में इस तरीके से आता है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, तो वो इन सर्कल होता है। लेकिन इस बार क्या कहना है बेटा, कि जो सर्कल है, सॉरी जो ट्राइंगल है दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो सर्कल बाहर बन रहा है और सर्कल के अंदर 3 पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूं, उससे एक ट्राइंगल बन रहा है जिसकी एक साइड गिवन है AC। आगे बढ़ते हैं। A tangent T to omega is drawn through B. B पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किए, ओके। डिस्टेंस ऑफ T, मतलब टेंजेंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A इज 25, मतलब A से एक परपेंडिकुलर डाला होगा टेंजेंट पे, उसकी लेंथ 25 दी हुई है। और C से जो डाला हुआ है वो कितना दिया है, 16। तो if S denote the area of the triangle ABC, find the largest integer not exceeding S by 20। एरिया ही निकालना है, किसका, ABC ट्राइंगल का। पहले तो सर्कल बनाएंगे, पहले सर्कल बना लेते हैं, गोल वाला बनाएंगे, है ना। थोड़ा बड़ा सर्कल बना लेंगे, है ना। इसके बाद एक ट्राइंगल बना,
ये ऐसा कुछ ट्राइंगल बना। ये अपना ट्राइंगल बन गया है ए बी और सी। अब ऐसा क्या बोला है उन्होंने, बी पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है, तो बी पॉइंट से मैं एक टेंजेंट बना, तो ये टेंजेंट ही बन गई। अब ए से मैंने ये टेंजेंट का नाम है टी, ए से मैंने इस पे एक एल्टीट्यूड डाला या परपेंडिकुलर डाला, ऐसा कुछ। और सेम सी से भी मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये दो परपेंडिकुलर और इनकी लेंथ भी दी। तो जो ए से डाला है, ए से उसकी लेंथ 25 है, और सी से डाला है उसकी लेंथ 16 है। ओहो, ये वाला बड़ा दिख रहा है और ये वाला छोटा दिख रहा है। अच्छा, तो अपन ऐसा करते हैं, ए और सी की पोजीशन चेंज कर देते हैं, है ना। इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वो तो बस दिखने का तरीका है, वो तो इसलिए ही कि वो, बाकी आंसर तो वो घूम फिर के सेम ही आएगा, क्योंकि ट्राइंगल तो सेम ही बनेगा ना। ठीक है ना। ए से अपन इसको इसको कोई पॉइंट दे दो, एक्स दे दो, इसको वाई दे दो। ठीक है, तो ये लेंथ 25 दी हुई है और ये लेंथ कितनी दी हुई है, 16। ठीक है, अब मेरे को एसी लेंथ भी गिवन है। एसी लेंथ कितनी गिवन है, 20। सो इस लेंथ को 20 मान, ऐसा। ठीक है, अब मैं बची हुई लेंथ एज्यूम कर लेता हूं, तो सी के सामने वाली साइड को, इसको मैं सी मान लेता हूं, है ना। ये क्या है, ये है लेंथ सी, और ए के सामने वाली लेंथ को ए मान लेता हूं, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो क्या है, मैं इस वाले एंगल को अगर एंगल 1 मानूं, कितना मानूं, 1। ठीक है, तो अगर ये 1 है, एंगल ऑन सेम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम 10th में होती है एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, उस हिसाब से टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल होता है, वो उसके अल्टरनेट सेगमेंट पे बन रहा होता है। मतलब ये एंगल 1 है, ये लाइन जो बीसी लाइन है, ये वाली लाइन, ये बीसी लाइन एक दो सेगमेंट बना रही है, एक तो माइनर सेगमेंट और एक तो मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट में तो मेरा एंगल 1 ही है, मेजर सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा, ये भी एंगल कितना होगा, 1 ही होगा। तो इसी तरीके से ये 90 है, इस एंगल को मैं अगर 2 मानूं, तो सी पे भी एंगल कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, अब देखो 2 और 1 पता है, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, इस वाले एंगल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है ना, तो ये 90 है, तो इसको थीटा मान लेता हूँ। तो अभी 3 एंगल है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल थीटा, एक ट्राइंगल में, जिसमें 3 साइड हैं, 2 साइड मिसिंग है और एक साइड गिवन है। जब भी मेरे को एंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और साइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इनको रिलेट करना होता है, तो साइन लॉ या कोसाइन लॉ याद आता है। ठीक है, अब साइन लॉ लगाए या कोसाइन लॉ, ये अपन चेक कर लेते हैं। देखो इस पूरे फिगर में जो सबसे ज्यादा हेल्प फिलहाल मेरे को कर रहा है, वो है राइट ट्राइंगल्स। और वो कौन कौन से राइट ट्राइंगल्स हैं, पहला है ट्राइंगल बी वाई सी। बी वाई सी एक राइट ट्राइंगल है, जिसमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस मेरे को चाहिए है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मेरे साइन थीटा में आती है, तो मैं साइन 1 देख सकता हूँ। साइन एंगल 1 कितना आ जाएगा, 16/a। ठीक है, और सेम अगला वाला जो ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल ए एक्स बी, नीचे वाला जो राइट ट्राइंगल है वो, उसमें भी देखो आप साइन 2 देख लो, उधर भी अगर साइन ही आ रहा था,
यूज में तो यहाँ पे भी साइन ही आ रहा होगा। परपेंडिकुलर दैट इज 25 गिवन है, हाइपोटेन्यूस नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दैट इज 25/c। ये दो इक्वेशन मेरे को पता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर ये साइन साइन चल रहा है, बहुत साइन साइन चल रहा है, तो साइन लॉ पहले तो मैं लिख ही लेता हूँ, है ना। तो क्लियर हो जाएगा कि भाई साइन लॉ हेल्प करने वाला भी है या नहीं करने वाला। ये ना, ये एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं यहाँ पर। साइन लॉ क्या बोलता है? साइन थीटा और उसके सामने वाली साइड का रेशियो। तो भाई साइन वन अगर वन ले रहा हूं, साइन एंगल वन ले रहा हूं, तो एंगल वन के सामने वाली साइड कौन दिख रहा है? ए। तो साइन 1/a। वैसे ही सेकंड में देखोगे साइन टू, जो एंगल टू है वो ऊपर है, सी पे है, तो सी के सामने वाली साइड दैट इज सी, साइन 2/c। एक और एंगल क्या आ रहा है? साइन थीटा। साइन थीटा देखोगे, साइन थीटा के सामने वाली साइड दैट इज 20, वो गिवन है, ये होता है, और इक्वल टू 1/2r है। तो 1/2r फिलहाल रहने दो, 1/2r रहने दे क्या? 1/2r में r सरकम रेडियस होती है, सरकम रेडियस भी एरिया से रिलेट करता है। ठीक है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल अपन सोचते हैं एक बार, सिर्फ इतना ही देखते हैं, इसके बाद अपन वो सरकम रेडियस वाला भी अप्लाई करके देखते हैं। फिलहाल इतने से ही करके देखते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों को सरकम रेडियस के बारे में हो सकता है इतना नॉलेज नहीं। ठीक है, पर वो भी अपन देख लेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब एक और चीज, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में एरिया, एरिया कितना होता है? एरिया होता है 1/2, दो साइड्स, मतलब ए और सी ले लूं मैं, क्योंकि ए सी में ही सब कुछ चल रहा है, तो इन दोनों को ही ले लेते, तो 1/2 ए सी और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल दैट इज साइन थीटा, ये मेरा एरिया होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इनकी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करता हूं। देखो, मेरे को ये एसी अगर एलिमिनेट करना है, तो साइन थीटा और साइन वन को रिलेट कर लेता हूं, साइन थीटा को साइन एंगल वन और ए के टर्म्स में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है, और सी एलिमिनेट करना है, तो साइन थीटा को साइन टू के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। पर साइन थीटा तो एक ही है, दो बार सब्स्टिट्यूशन कैसे करूं? या दो इक्वेशन लिख के मल्टीप्लाई कर दूं, स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि पहले ही स्क्वायर कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, पहले ही स्क्वायर कर देता हूं, तो उससे मेरे को साइन थीटा की जगह पे दो साइन थीटा मिल जाएंगे, और साइन थीटा की दो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करता हूं, देखता हूं ए और सी एलिमिनेट होता है या नहीं, क्योंकि साइन वन और साइन टू की वैल्यू तो मेरे को ऑलरेडी पता ही है, हमने पहले ही निकाल ली थी राइट एंगल के हेल्प से। ठीक है, तो वहां से साइन वन साइन टू तो चले आएंगे, ए और सी ही एलिमिनेट करना है ना। तो बोथ साइड स्क्वायर करता हूं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख लेते हैं। हर एक साइन थीटा को मैं, एक साइन थीटा को साइन वन के टर्म्स में लिख लूंगा, और एक साइन थीटा को साइन टू के टर्म्स में। तो साइन थीटा बाय 20 इक्वल टू साइन एंगल 1/a। तो यहां से साइन थीटा कितना आ रहा है? 20/a और इंटू साइन वन। आप चाहो तो साइन वन की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। साइन वन की वैल्यू कितनी आई थी, यहां से देख लीजिए, साइन वन की वैल्यू आई थी 16/a, साइन वन की वैल्यू आई थी 16/a, और साइन टू की वैल्यू कितनी आई थी? 25/c। ये दोनों वैल्यू याद कर लेते हैं, और ये दोनों वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर, साइन वन की वैल्यू क्या आई थी?
16/a, 20 into 16 और ये a और एक और a, तो दैट इज a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया है साइन थीटा। एक साइन थीटा ये आ गया है, ये तो एक आ गया है। नेक्स्ट वाला साइन थीटा क्या बोलेगा? साइन थीटा बाय 20 इक्वल टू साइन एंगल 2 बाय सी, ऐसा कुछ। यहां से साइन थीटा कितना आ रहा है? 20/c इंटू साइन 2, और साइन 2 कितना दिया है? अपन ने अभी देखा था, वो कितना दिया था? 25/c। तो ये 20/c, और नेक्स्ट क्या था? 25/c। ठीक है, सो बस यही है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो ये दोनों मैं वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू मेरे ए स्क्वायर में पुट कर देता हूँ। तो ए स्क्वायर कितना था? ए स्क्वायर था मेरा 1/4 AC का होल स्क्वायर, और एक साइन थीटा की जगह वैल्यू पुट करना है, तो वो कितनी आ रही थी? 20/c इंटू 20/a और 16/a, एक ये था, और नेक्स्ट क्या था? 20/c इंटू 25/c। अब देखो, ये AC स्क्वायर और ये AC स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना। अब अपने सिर्फ नंबर्स बचे। तो कौन कौन नंबर्स बचा है? 1/4 बचा है, 20 दो बार बचा है तो 20 का स्क्वायर हो गया। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। देखो, आपको भी समझ में आ गया होगा कि उनने 16 और 25 ही क्यों दिया। तो लग ऐसा सीरियसली ऐसे ही लग रहा है कि शायद वो खुद चाहते थे कि यही लेंथ यूज हो रही है ना, या मे बी शायद साइन लॉ ही यूज हो रहा हो। ठीक है, होपफुली यही चाहते हो। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद सरकम रेडियस से भी बात बन जाती है, क्योंकि सरकम रेडियस का फॉर्मूला भी यही होता है, a इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ एरिया। जो सरकम रेडियस है मैं उसको साइन थीटा के टर्म्स में रख देता, ठीक है ना, या साइन 1 और साइन 2 के टर्म्स में रख देता। ऑलमोस्ट इतना ही कैलकुलेशन पड़ता, ठीक है, और वो भी उस तरीके से भी आया था। सरकम रेडियस इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि बनने वाला फिगर भी सरकम सर्कल के टर्म्स में ही है ना। सो आप चाहो तो वो मेथड आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। अब ए स्क्वायर है, ए ले लो, तो ए कितना आ जाएगा? 1/4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 1/2 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 5। एक 2 से एक 2 कट गया है, तो 20 इंटू 5 इज वॉट? 100। हाँ, कुछ मिस्टेक है, 1/4 1/2 हो गया, ये 4 का स्क्वायर, ये 4 होगा, ये 4, 2 से ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 100 नहीं होगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, सो सिली मिस्टेक से आप भी बचे। ओके, एरिया कितना आ गया है? 200। तो अच्छा है, सरकम रेडियस से प्लीज आप लोग ट्राई करें, और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, वहां से मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। सो इस क्वेश्चन से आपने साइन लॉ अप्लाई करना सीखा। साइन लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, साइन लॉ का मोटिवेशन कैसे मिल रहा है, एंगल्स और साइड का रिलेशन चाहिए है टू गेट द एरिया, और एरिया भी मेरे को साइन थीटा के टर्म्स में फॉर्मूला पता होता है, ठीक है। सो इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने डाल रखी है कि साइन लॉ क्या होता है और कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, ABC एक ट्राइंगल दिया है जिसमें एंगल B कितना दिया है? 60 डिग्री, और C कितना दिया है? 30। अच्छा, B और C उसने 60 और 30 दे रखे हैं, तो बचा हुआ एंगल 90 होएगा, है ना। 90 60 30 टोटल 180। तो ये एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है, कौन सा? ABC ट्राइंगल, दैट इज राइट ट्राइंगल।
अभी पी क्यू आर क्या है, आपके पॉइंट्स हैं ऑन द साइड बी ए सी और सी बी, मतलब तीनों साइड पे 3 पॉइंट दिए पी क्यू आर। किस तरीके से दिए, respectively such that BPQR is an isosceles trapezium। देखो भाई, अभी तक क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि यार फीवर में ही चल रहा है, जैसे ही ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आ गया, अब लग रहा है कि हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि राइट ट्रायंगल तक बात आ गई थी, तो इसका मतलब मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर पा रहा हूँ, मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पा रहा हूँ, मतलब सब कुछ ओपन अप है ना। मैं सीधी सीधी वैल्यूज निकाल सकता हूँ, इवन एंगल्स भी दे दिए उसने, 60 डिग्री और 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, तो वैल्यूज निकाल लूंगा, साइड लेंथ निकाल लूंगा, बहुत कुछ कर सकता हूँ। सो पर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दे दिया है, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है हाँ, फिगर में कुछ ना कुछ ट्विस्ट हो सकता है। देखते हैं आगे। विथ पी क्यू पैरेलल टू बी आर एंड बी पी इक्वल टू क्यू आर। अभी पी क्यू और बी आर क्या है और बीपी और क्यूआर क्या है, ये तो तभी समझ में आएगा जब अपन फिगर बनाएंगे। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एबीसी डिवाइड बाय ट्रेपेजियम का एरिया। ठीक है, ये उसने पूछा है। कुल मिला के बड़े ट्रायंगल एबीसी और ट्रेपेजियम का एरिया का रेशो, ये इसके बारे में चर्चा करना है, बताओ मुझे। ठीक है, सो देखते हैं अपन क्या करेंगे। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले तो। अब ये राइट ट्रायंगल है। अब जनरली क्या होता है, मैं राइट ट्रायंगल हो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, ए पॉइंट ऊपर रखना पसंद करता हूँ। अब ऐसा है ना, इस ट्रायंगल में उन्होंने ए पॉइंट ऊपर रखने के लिए बोल दिया है, और 90 अब मेरा ऊपर जाने वाला है, तो मैं इतनी वो नहीं करूंगा, चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि इन जनरल लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री बेस पे रखते हैं, पर अब ए पॉइंट ऊपर ही रखना है, वो आदत नहीं है, तो मेरा जो 90 बनेगा ट्रायंगल का, वो ऊपर बनेगा यहाँ पे, है ना। सो वो आदत में क्या करें। ठीक है, अब बी पे 60 दिया हुआ है और सी पे भी दिया हुआ है एक एंगल दैट इज 30। अभी 60 डिग्री से एक और चीज थॉट में आती है, यार 60 दिया है, तो क्या मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकता हूँ। चलो देखते हैं। तो अगर मैं इक्विलेटरल बना सकता हूँ, तो आपको कंस्ट्रक्शन साइड में भी कुछ सीखने को मिलने वाला है, मे बी, शायद। चलो देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो अभी 2 पॉइंट दिए, इसके आगे क्या बनाना है, पी और क्यू इस तरीके से चुनना है, चुन लेते हैं पर। ये चुन लिया है लेट्स से पी, ये चुन लिया है लेट्स से क्यू, जिससे कि मैंने अगर पी क्यू को ज्वाइन किया, तो क्यू से ये भी मेरे को एक 60 डिग्री बनाना पड़ेगा, ऐसा। ये ऐसा कुछ बना दिया, अभी 60 डिग्री दिख सा नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं, एज्यूम कर लो थोड़ा सा। ये 60 डिग्री, इस पॉइंट को कुछ मान ले क्या, मानने के लिए बोला है क्या, क्यू आर, आर तो दिया ही हुआ है, उसने बोला ही है, मानना नहीं है भाई, मन से नहीं मानना है। क्वेश्चन में गिवन है कि वो पॉइंट आर है, बीसी पे वो पॉइंट क्या है, आर। तो ये बी पी क्यू आर मेरा क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इतना क्लियर है। ये 60, ये 60 इक्वल है, एंगल है और इक्वल है, और ये साइड बीपी और क्यू आर इक्वल है। हाँ तो ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड होती है वो इक्वल होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और पी क्यू और बी आर पैरेलल होती है, तो हाँ, तो ये तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये 30 है, 60 डिग्री एक्सटीरियर एंगल जैसा दिख रहा है, तो ये क्यू वाला जो एंगल है, ये भी कितना हो जाएगा, 30। अब ये दोनों 30 हैं, तो आर सी और क्यू आर क्या हो जाएंगे, इक्वल। आर सी और क्यू आर क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली चीज, बीपी और क्यू आर उसने इक्वल दे रखे,
और चूंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है QRC, तो उसके कारण QR और RC क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। मतलब इन तीनों साइड को अगर x मान लूं तो यहाँ पे x लिख लेता हूं, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर मान लो मैं ऐसा एक ज्वाइन कर लूं, एक्चुअली फिगर ढंग से बना नहीं है, ठीक है, और मैं ऐसा कुछ बना लूं, ठीक है, तो ये 60 बन जाएगा और ये 120 था, तो ये एंगल भी 60 बन जाएगा। ठीक है। और अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं, ठीक है, तो ये 60 है, ये 60, ये 60 है, तो ये तीनों ट्राइंगल मेरे इक्विलेटरल बनते हैं। अगर ये पॉइंट ज्वाइन हो रहा है तो गैप है तो कोई वो नहीं, पर ये गैप ज्वाइन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक तीन इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएंगे। तीन इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए। इससे हुआ क्या, देखो ये 60 है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60, भाई ये तो इक्विलेटरल था तो ये 60, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है। ये x है, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। अब ये पॉइंट मैं कुछ मान लूं, ये पॉइंट कितना मान लेता हूं मैं, लेट से इसको मान लेता हूं कोई q डैश, q डैश पॉइंट। ये x हो गया है, ये भी कितना है मेरा x है। ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं कि जो पी क्यू आर बी, मेरे को मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी चाहिए हुई है, तो बी क्यू आर पी बी क्यू आर का मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का जो मैक्सिमम एरिया क्रिएट होगा वो इस कंडीशन पे ही होगा कि जो अंदर मेरे बन रहे हैं वो तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो मैं तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनाने जाऊंगा तो उससे क्या होगा, जो हाइट है वो रिड्यूस होती जाएगी। हाइट क्या होती जाएगी, रिड्यूस। मेरे को 60 पे अगर मैक्सिमाइज करना है तो अंदर क्या बनना चाहिए, जो पॉइंट्स है वो ज्वाइन होना चाहिए और तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, टू गेट द मैक्सिमम एरिया। ठीक है। तो अभी अगर ये इक्विलेटरल है तो ये भी इक्विलेटरल होना चाहिए। ये x होगा तो ये x होगा, ये भी x हो जाएगा, ये x हुआ तो ये भी x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो ये x, ये x, ये x कितनी हो गई, 3x। कितनी हो गई साइड, 3x। तो बीसी साइड तो मेरे को मिल गई, कितनी मिल गई, 3x। ठीक है। अब अगर ये 3x मिल गया है तो मेरे को क्या चाहिए, रेशो। मेरे को क्या चाहिए, रेशो। किसका, हाइट का। किसका, हाइट का। कि भाई अगर मेरे को टोटल ये एबीसी, ये एबीसी इस ट्राइंगल की हाइट और नीचे वाला ट्रेपेजियम की हाइट, इन दोनों का रेशो मिल गया तो मैं एरिया बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकता। अब अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है कि जो मेरा ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल ए पी क्यू, ये ए पी क्यू सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। मतलब साइड्स का रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पी क्यू बाय बी सी, यही रेशियो उनकी हाइट का रेशियो के बराबर होगा। मतलब इसको अगर मैं छोटी हाइट मान लूं, लेट्स से h मान लूं, और इसको कैपिटल H मान लूं, ऐसा मान लूं, तो देखो ये कितना हो जाएगा, छोटा h डिवाइड बाय कैपिटल H। और पी क्यू और बी सी का रेशियो कितना है, x बाय 3x। तो छोटा h और बड़ा h का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 1/3। x बाय 3x मतलब कि 1/3। तो अब सोचो, ऊपर वाली लेंथ 1 है, ये ऊपर वाली, और टोटल लेंथ 3 है, तो जो ट्रेपेजियम की लेंथ होगी, हाइट होगी, वो कितनी होगी, 2।
तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि पूरे वाले की हाइट 3h है ना। जो ट्रेपेजियम है उसकी हाइट कितनी है 2h। ठीक है, तो इनकी हाइट्स पता लग गई। ठीक है, अब मैं एरिया का रेशो निकाल सकता हूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ बी पी क्यू डैश नहीं बी पी क्यू आर, ये है मेरा ट्रेपेजियम। इन दोनों के एरिया का रेशो, तो एबीसी का रेशो क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है पी क्यू, सॉरी एबीसी में बेस तो है बीसी और बीसी कितना है 3x, 1/2 इंटू 3x और हाइट कितनी है 3h। और ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है 1/2 पैरेलल साइड्स का सम। तो पैरेलल साइड क्या क्या है भैया, बी से आर तक है एक साइड दैट इज 2x और पी क्यू कितना है x, तो टोटल कितना है 3x। 2x प्लस x 3x और हाइट कितनी है 2h। ठीक है, तो 2x प्लस h 3x, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत कुछ सिंपल सा जा रहा है, h से h कैंसिल होगा 3/2 आ जाएगा। So area of triangle ABC divide by area of BPQR, ये कितना आ जाएगा 3/2। तो रेशियो कितना आ गया है 3/2। तो 3/2 आंसर आ रहा है भाई, कुछ और तो नहीं पूछा है। अच्छा 2 टाइम्स दिया है तो कोई बात नहीं, ये 2 को जो नीचे लिखा है ना डिनोमिनेटर में, ये 2 को यहाँ ऊपर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ BPQR, ये कितना आ गया है 3। कितना आ गया है 3। अब क्वेश्चन देखो इतना डिफिकल्ट नहीं था, पर फिर भी इसमें एक चैलेंजिंग पार्ट था। आपको समझ में आया कि नहीं, पहले देख लेते। पूरे क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल था तो अपनी चीजें बहुत जल्दी रिजॉल्व, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दे दिया तो एंगल 60-60 के कारण मेरे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। पर फिर भी मैं आपको एक चीज बना के बताता हूं कि अगर यही ट्रेपेजियम कुछ ऐसा कुछ बना होता, ये थोड़ा ऐसा 60 बना लो, थोड़ा बड़ा सा बना होता, ये 60 और ये 60, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं 60 बनाने जाऊंगा तो ये ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा। तो देखो ये ज्वाइन नहीं हुए। अब अंदर स्टिल एक क्या क्रिएट हो रहा है, अंदर एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्रिएट हो रहा है, समझ में आया है ना। तो लेकिन अपन ने जो बनाया है अपन ने किस तरीके से बनाया है कि वो एक दोनों ही क्यूब पॉइंट पे आ जाए। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में उसने मेरे से मिनिमाइज करने के लिए बोला है रेशियो, ये मिनिमाइज। तो मिनिमाइज करने के दो तरीके हैं, या तो मैं ट्रेपेजियम को मैक्सिमाइज कर दूं और या तो मैं एबीसी को मिनिमाइज करूं और जो पी क्यू आर बी बन रहा होगा उसको बनने दूं अपने हिसाब से। तो अगर मैं पी क्यू आर बी को मैक्सिमाइज करने जाऊं ना तो क्या हो जाएगा, नीचे का फिगर बढ़ जाएगा, नीचे का बढ़ेगा तो एबीसी का साइज भी बढ़ेगा। सो मैं ऐसा नहीं कर सकता, नीचे के ट्राइंगल को मेरे को, नीचे के ट्रेपेजियम को मेरे को छोटा करना पड़ेगा। वही मैं बीच में आपको बोल रहा था, है ना। सो क्या हुआ, अभी मेरे को लास्ट में ऐसा फील हो रहा था कि यार शायद मैं तेजी से बोल गया। मे बी आप में से कई लोग उस चीज को
मतलब वो नहीं कर पाए होंगे, मे बी डाइजेस्ट नहीं कर पाए होंगे, तो शायद थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत जरूरी है ये चीज। आप अगर नहीं कंसेप्चुअली नहीं समझोगे कि ऐसा क्यों चल रहा है, तो क्या होगा ना, आरओएम में जब कन्वेंशनल में लिखना होता है तो आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये तामझाम कर दिया। ऐसा तो नहीं कि अपन आंसर लाने के लिए सब कर रहे हैं, आंसर लाने के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरे पास जस्टिफिकेशन है, अपने पास जस्टिफिकेशन है। क्या है जस्टिफिकेशन? कि मिनिमम करने के लिए या तो मैं एबीसी को मिनिमम कर सकता हूँ या पीक्यूआरबी को मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ। पर पीक्यूआरबी को मैं मैक्सिमम करने जाऊं उसको बाउंड रखते हुए, तो सही तरीका है कि वो तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल में फॉर्म होना चाहिए। क्योंकि ऊपर वाले को फिक्स करूंगा तो जो क्यू पॉइंट है वो आएगा नहीं, अंदर ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना, अंदर की तरफ। तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्यू पॉइंट ऐसा आना चाहिए ताकि वो तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल बने। ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि एबीसी को आप मिनिमाइज कर दो। एबीसी को मिनिमाइज कर दो तो अब जो क्यू डैश पॉइंट जो आ रहा है ऑटोमेटिकली तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा होगा किसको? आइसोसेलियस ट्रेपेजियम। ठीक है, होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझना है ना, कि ऐसा क्यों किया है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन अच्छा था, काफी अच्छा था। थोड़ा सा इस तरीके से है कि आपको आइसोसेलियस ट्रेपेजियम के बारे में, अगर आप आइसोसेलियस ट्रेपेजियम के आपको और क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो फिगर कैसे वर्क करता है, आने वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है ना। क्योंकि जनरली आइसोसेलियस ट्रेपेजियम से क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं बन पाता, इजी बनता है। क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे को ऑलरेडी मिल जाती है, नॉन पैरेलल साइड इक्वल मिल जाती है, एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं, है ना, और साइड तो पैरेलल होती ही हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी, और मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ तो वहाँ से मैं लेंथ निकाल सकता हूँ। एल्टीट्यूड ड्रॉ करने पे अंदर एक रेक्टेंगल बन जाता है, कोने कोने पे दो मेरे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाते हैं। उन दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को ज्वाइन करूंगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्शन वाइज, है ना। तो इसमें अपन ने कंस्ट्रक्शन भी सीखा है, अपन ने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना भी सीखे। ठीक है, तो होपफुली आपको काफी चीज सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन से। ठीक है, ओके, जय हिंद।